Hello friend, this side Rashmi from Study Civil Service with Rasmi, and today we will discuss important current affair of August 2019, which is very important for your upcoming PCS as well as UPSC exam in 2020. So let's see current affairs. Jammu and Kashmir Reorganization Bill. Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 ending Jammu and Kashmir special status in the Indian Union. Downsized the state into union territories and allowed all citizens to buy property in the state. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल आता है और जिससे जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस हटा दिया जाता है. उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर अब क्या बन जाता है, यूनियन टेरिटरी, और जो भी पावर है सारे सिटीजन को दिया जाता है कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. हु हैज़ इंट्रोड्यूस दिस बिल इन द लोकसभा? तो वो होम मिनिस्टर श्री अमित शाह थे जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में. बैकग्राउंड अगर जाएं तो आर्टिकल 370 के होने के कारण स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास बहुत सारे प्रोविजंस थे. पार्लियामेंट केवल लॉ बना सकते थे टेरर एक्टिविटीज के लिए, टैक्सेशन एंड ऑन फॉरेन एंड इनलैंड ट्रेवल एंड ऑन कम्युनिकेशन. हु यूज्ड हिज पावर अंडर आर्टिकल 370 टू अल्टर द प्रोविजन? तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके पास ऐसे पावर होता है कि वो आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को ऑल्टर कर सकते हैं. हो सकता है कि जनरल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, who used his power under Article 370 to alter the provisions? Prime Minister, Home Minister, President. So always remember it is President. Let's go ahead. What are the changes? Article 370 के हटने के बाद बहुत सारे changes आते हैं. Union territories of Jammu and Kashmir will have a legislature, but Ladakh will not have legislature. All the central law and state law would apply to the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The police and public order to be with the center. जैसा दिल्ली में है, दिल्ली पुलिस इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख भी यूटी बन गया है, तो वहाँ पे पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज विद द सेंटर. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में अलाउ किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. बाइंग ऑफ लैंड विल बी अलाउड. The bill provide wide power to the Lieutenant Governor of the proposed Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. ये है न्यू मैप जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आप देख रहे हो छोटा सा पार्ट है और जो बिग पार्ट है वो लद्दाख है. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गिरीश चंद्रा मुर्मू एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर. जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है जो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्टूबर 26, 1947 को महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराज थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत इंडिया के साथ. और इंडिया को पावर मिलता है कि वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर सकता है. अक्टूबर 17, 1949 को आर्टिकल 370 को इंक्लूड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या है, सारे इंडियन टेरिटरी के नाम है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूड किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 370 को भी इंक्लूड किया जाता है. जुलाई 24, 1952 को दिल्ली एग्रीमेंट साइन होता है जिसके अंतर्गत पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच. May 14, 1954, I repeat again, May 14, 1954 is very important date क्योंकि इसी दिन आर्टिकल 370 में चेंजेस लाया जाता है और बहुत सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, जिससे जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिलता है. May 14, 1954. अगस्त 5, 2019 को जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल प्रोविजंस को हटा दिया जाता है एक रेजुलेशन के द्वारा जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है होम मिनिस्टर के द्वारा. आर्टिकल 371 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आर्टिकल 371 में भी स्पेशल स्टेटस की बात की गई थी और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में था उस टाइम क्योंकि आर्टिकल 370 हट चुका था, तो ये एक डाउट था कि आर्टिकल 371 के भी स्पेशल पावर को हटा दिया जाएगा. फिर गवर्नमेंट हैज़ The government has clarified that it had no intention of removing Article 371 of the Constitution. Article 369 से लेकर Article 392 तक Part 21 of the Constitution में temporary transition and special provisions की बात की जाती है.
आर्टिकल 371 के अंतर्गत 11 स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें 6 स्टेट जो है नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात को स्पेशल प्रोविजंस मिलते हैं। तो आर्टिकल 371 ए में नागालैंड को 38th अमेंडमेंट 1962 के अंतर्गत मिलता है। आर्टिकल 371 बी में आसाम को 22nd अमेंडमेंट 1969, आर्टिकल 371 सी में मणिपुर को, 371 डी में आंध्र प्रदेश को और 371 ई में आंध्र प्रदेश को ही मिलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश बाय पार्लियामेंट। आर्टिकल 371 एफ में सिक्किम को मिलता है और आर्टिकल 371 जी में मिजोरम को मिलता है। ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पीसीएस एग्जाम के लिए स्पेशली, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कब किस अमेंडमेंट से क्या मिला वो भी ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 371 एच में अरुणाचल प्रदेश को मिलता है 55th अमेंडमेंट 1986 के अंतर्गत। आर्टिकल 371 आई में गोवा को मिलता है और आर्टिकल 371 जे में कर्नाटका को 2012 98th अमेंडमेंट के द्वारा। क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट हैं और मैंने बताया कि नाम भी याद रखना है, तो एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप नाम आसानी से याद रख सकते हो। मना मा समा जी के, देखते हैं ये क्या है। मना यानी एम फॉर महाराष्ट्र, आर्टिकल 371। एन फॉर नागालैंड, आर्टिकल 371 ए में नागालैंड के बारे में बताया गया है, उसमें स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। मना यानी MNA, ए फॉर 371 बी आसाम। आगे बढ़ते हैं, फिर एम आता है, एम फॉर मणिपुर, देन ए फॉर आंध्र प्रदेश और फिर ए आता है जो कि आर्टिकल 371 ई है, जिसमें स्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश की बात की गई है। तो अभी तक हम आ गए आर्टिकल 371 ई तक। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम, आर्टिकल 371 जी मिजोरम, आप देख लो बिल्कुल सही है ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश और आर्टिकल 371 आई गोवा एंड आर्टिकल 371 जे कर्नाटका। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, RCEP काफ़ी न्यूज़ में था। RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एक रीजनल ग्रुप है, इकोनॉमिक रीजनल ग्रुप है, जिसमें आसियान कंट्रीज जो कि 10 है प्लस FTA कंट्रीज, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्रीज। आसियान कंट्रीज कुछ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और कुछ कंट्री के साथ कर भी रहे हैं, उनको कहा गया है FTA कंट्रीज। तो RCEP इज इक्वल टू आसियान प्लस FTA, इसमें दोनों ही इंक्लूड किया गया है। तो पहले हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज अ रीजनल ग्रुप ऑफ 10 मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट इज कॉल्ड आसियान। तो पहले तो इसमें 10 कंट्रीज है आसियान कंट्रीज। आसियान खुद एक ग्रुप है जिसमें 10 कंट्रीज है। कौन कौन से कंट्रीज है? तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पास है म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इस तरह से याद रखा जा सकता है। और इंडिया के साउथ में जाते हैं, अंडमान निकोबार के पास है सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन। और इस तरह से ये आसियान कंट्रीज का ग्रुप है और प्लस 6 और भी कंट्रीज इंक्लूडेड है जिसके साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। कौन से कंट्रीज है ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, तो RCEP इज इक्वल टू आसियान प्लस FTA। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस? RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया अभी हाल में इससे अलग हुआ है। तो पहले जानते हैं इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है ट्रेड को फैसिलिटेट करने का। टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स इट वॉज नेगोशिएट टू फॉर्मली लॉन्च इन नवंबर 2012। आसियान समिट कंबोडिया में इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया गया और इसके रिगार्डिंग नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ। कब हुआ? नवंबर 2012 में। वाई इट इज सिग्निफिकेंट? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट है। इट कंट्रीब्यूट अबाउट $50 बिलियन ऑफ टोटल GDP and huge market size of 3.5 billion people. It will lower custom duties on number of product and greater access to the market.
इसका सबसे बड़ा प्रोविजंस क्या है, क्यों ये इतने न्यूज़ में था, क्योंकि आरसीईपी का कहना था कि कस्टम ड्यूटीज़ को काफ़ी कम करना है ताकि जो गुड्स का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाए और वो मार्केट में ईजिली एसेसेबल हो, ठीक है, ईजिली अवेलेबल हो, मार्केट में दाम कम हो जाए। इंडिया तो ओके था, ठीक है, लेकिन इंडिया सिर्फ एक मार्केट हब बन के नहीं रहना चाहता है। इंडिया का कहना था कि ऑलरेडी वो चाइनीज़ गुड्स से परेशान है, क्योंकि चाइनीज़ गुड्स ऑलरेडी फ्लस्ड इन द इंडियन मार्केट, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, डोमेस्टिक सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है चाइनीज़ गुड्स से। तो ऐसे में उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए आरसीईपी में अगर इंडिया पार्ट बनता है तो इंडिया का कुछ प्रपोजल था। इंडिया का कहना था कि ओके, हेंस इंडिया डिमांडेड दैट इट वुड गेट ग्रेटर मार्केट एक्सेस इन अदर कंट्रीज, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ गुड्स बट ऑल्सो इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आगे है मैन्युफैक्चरिंग से। तो इंडिया का कहना था कि गुड्स के अलावा सर्विस को भी प्रमोट करना चाहिए और फ्री वीज़ा वगैरह फैसिलिटी देने चाहिए ताकि इंडियन सर्विसेज बाहर जा सके, इंडियन वर्कर बाहर जा सके और रिमिटेंसेस ला सके, और साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़े इंडिया में। इंडिया सिर्फ मार्केट हब बन के नहीं रहे, इंडिया को इन्वेस्टमेंट हब बनाया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो इंडिया में। इसलिए इंडिया का ये कंसर्न था, किंतु ये माना नहीं गया और लास्टली इंडिया इससे बाहर हो गया। प्रगति क्या है? एक ई गवर्नेंस मेथड है, प्लेटफॉर्म है, जिससे टॉप टू बॉटम अप्रोच को भुलाकर बॉटम टू टॉप अप्रोच को अपनाया जाए। कहने का मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ये प्रिंसिपल है हमारे करंट गवर्नमेंट का। उसके अंतर्गत एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे गवर्नेंस ईजिली हो और वो लोगों के लिए हो। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमन मैन के जो ग्रीवांसेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको सुना जाए, और इसके लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसके थ्रू क्या होगा कि जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सेंटर तक पहुंचने में आसानी हो। वो कैसे? तो ये मैप आपको अच्छे से बताएगा ये पिक्चर। देखिए, सबसे पहले तो अगर जो लोकल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कोई इशू आता है, तो वो इशू चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बताएंगे। उसके बाद उस इशू को रखा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं, वो डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को, और फिर वो डायरेक्टली पीएमओ ऑफिस पहुंच जाएगा वो इशू, और इस तरह से प्रॉब्लम्स आसानी से बॉटम टू टॉप अप्रोच से सॉल्व होगा। इसलिए प्रगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई गवर्नेंस एक डिजिटल मेथड है जिससे लोकल प्रॉब्लम्स को समझा जाए और बॉटम टू टॉप अप्रोच के थ्रू इसको सॉल्व किया जाए। आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो उस टाइम आया था। इसके अंतर्गत क्या था? सबसे पहले तो जब भी कोई इंडेक्स आए तो थ्री फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और दूसरा इस इंडेक्स का फीचर्स क्या है, और तीसरा इसमें यूनिकनेस क्या है इस इंडेक्स में। तो सबसे पहले तो देखते हैं चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स, जो कि रिलीज किया गया था एनजीओ वर्ल्ड विजन और इंडियन इंस्टीट्यूट IFMR लीड के द्वारा। इसके की फीचर्स हैं, केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड पौंडीचेरी टॉप द चार्ट, वेयर एज मेघालय, झारखंड एंड मध्य प्रदेश कम एट द बॉटम। ठीक है, तो टॉप किया केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, और बॉटम में आ गया मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसमें देखा गया कि बच्चों के वेलबींग में क्या क्या फैक्टर है और कौन सा स्टेट बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, इनको 0 to 100 स्कोर दिया गया है। आप देख लो यहाँ पे मध्य प्रदेश का स्कोर आया 0.44, केरला टॉप किया है और मध्य प्रदेश यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 रिपोर्ट, ये रिलीज किसने किया है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इसको रिलीज किया है। इसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग आई है इंडिया के रिगार्डिंग। सबसे पहले तो इंडिया का करंट पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन, वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है 7.7। इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69, वर्ल्ड का है 72। ठीक है, इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है 174, तो वर्ल्ड का है 216। इंडिया मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स कितनी मदर का डेथ हो जाता है पर लैक लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, उसको कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो इंडिया का रिपोर्ट है जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग था, 2027 तक इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनेगी, और इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा उस टाइम?
1.5 बिलियन, ये इंडिया का पॉपुलेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निष्ठा स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था। ये क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और निष्ठा जो स्कीम था वो HRD मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया गया था। इसका पर्पस यही था कि स्कूल में जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग देना है ताकि वो अपडेट हो सके और मॉडर्न वे ऑफ टेक्निक का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सके। इसके अंतर्गत 42 लाख गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर टू इनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। नीड एंड नेसेसिटी ऑफ सच प्रोग्राम्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट टीचर्स को अवेयर होना चाहिए कि बच्चों के रिगार्डिंग क्या क्या लॉ है। जैसे पॉक्सो एक्ट आया और डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, तो उनको भी अवेयर होना चाहिए करंट न्यूज़ से, करंट अपडेट से, इसलिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। टेक्निक्स जो यूज़ किया जा रहा है, एजुकेशनल गेम्स, क्विजेस। मैंने भी एक क्विज रखा है, UPSC क्विज, आप दे सकते हो। इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल क्विज, सो गिव दैट। मोटिवेशनल इंटरेक्शन, टीम बिल्डिंग, इस तरह से उनको बताया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था फिट इंडिया मूवमेंट, अगस्त में हुआ था। फिट इंडिया मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ ए नेशनल स्पोर्ट डे। और नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, ऑन द बर्थडे ऑफ हॉकी लेजेंड ध्यानचंद। ध्यानचंद के बर्थडे के दिन मनाया जाता है 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे। उस दिन ही हमने फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्वेश्चन आ सकता है फिट इंडिया डे कब है, तो आपको याद रखना होगा 29 अगस्त। एम यही था कि पूरे इंडिया को मोटिवेट एवरी स्टेइंग फिट इन देयर एवरीडे लाइफ।